हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण को हम दो भागों में बांट लेते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले क्या है, हमने कहा स्वर और व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा क्या है? वह ध्वनियाँ जिनको हम स्वतंत्र उच्चारित करते हैं क्या कहलाती हैं? स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, इसका उच्चारण कैसा रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। वह ध्वनियाँ जो परतंत्र रहती हैं क्या कहलाती हैं? व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे हमने कहा आ, ये स्वतंत्र ध्वनि है। अगर हमने कहा क, तो ये स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? आ के बाद में हम क्या बोलते हैं? ई। अब जरा हम देखते हैं, जैसे हमने कहा क, और अगर इसको हम दीर्घ समय तक उच्चारित करें तो शेष क्या बचा? आ। लेकिन आ को चाहे जितने दिन उच्चारित करो आ ही यही रहेगी ना, तो स्वतंत्र ध्वनि है। और हमने कहा का पर ई की मात्रा, हमने कहा की, तो का से बाद में क्या शेष बचा? ई बचा। तो इसका मतलब ये परतंत्र है। व्यंजन क्या हो गया? परतंत्र। और स्वर क्या हो गए? स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र और परतंत्र वाली बात समझ में आई? कोई समस्या तो नहीं है? इसके पहले हमने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण क्या है? लेखन की लघुत्तम इकाई या लिपि। हम दो शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, या तो कहेंगे कि लेखन की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि लिपि की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है धारण करना। किसी भी वर्ण ने कोई आकृति को धारण किया, जैसे हमने कहा है, आपको बताया था वा ले लिया हमने, तो ये क्या है? एक वर्ण है। और इस वर्ण को किसने बनाया है? लिपि ने। वर्णों का निर्धारण करना, वर्ण की आकार प्रकार, उसकी आकृति कैसी रहेगी, ये बात हमें लिपि बताती है। तो लेखन या लिपि की लघुत्तम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब जैसे वर्ण में इधर को हमने कर दिया तो ये का हो गया, अगर हमने इसको ऐसे रखा तो वा रहा, ऐसे कर दिया तो बा हो गया, ऐसे कर दिया तो खा हो गया, इसको हटा दिया तो ये रा हो गया, इसको जोड़ दिया तो सा हो गया, है ना। तो इस तरह से जो ये छोटे छोटे से परिवर्तन होते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये लिपि का खेल है यहाँ पर। तो अब हम जान लेते हैं कि लिपि क्या है भाई। तो लिपि के विषय में हमने कहा जो वर्णों की आकृति को निर्धारित करे। किसको निर्धारित करे? वर्णों की आकृति को निर्धारित करने वाली इकाई को अथवा तत्व को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण क्या है? बात की जाए व्याकरण क्या है, तो वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान और अर्थ, वर्णों का उच्चारण स्थान और अर्थ को प्रदान करने वाले तत्व या कारक को व्याकरण कहते हैं। एक बात आती है कि वर्ण तो पढ़ लिया, तो हमने कहा अक्षर कौन है? नाक्षरति सह अक्षरा, जिसका विनाश नहीं होता है वह अक्षर। तो यहाँ पर लेखन अथवा लिपि की लघुत्तम इकाई वर्ण है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उच्चारण। क्या है कि उच्चारण की लघुत्तम इकाई को क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। उच्चारण की लघुत्तम इकाई को अथवा ध्वनि, ध्वनि को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को भी हम कहते हैं। लेकिन अब की किताबों में ध्वनि को हम क्या करते हैं? उच्चारण और उच्चारण और ध्वनि की लघुत्तम इकाई को हम अक्षर कहते हैं, क्योंकि जो चीज हम अपने मुख से बोल देते हैं उसका कोई तात्पर्य हो जाता है और वो अनंत आकाश में घुस जाता है, तो इसलिए इसका क्षरण नहीं होता है। ठीक। भाषा की लघुत्तम इकाई, एक बात आती है भाषा, भाषा की अगर लघुत्तम इकाई बोली जाए तो वो होगी आपकी शब्द। क्यों?
क्योंकि भाषा का मतलब होता है भाष का मतलब होता है कुछ बोलना, और बोलने के लिए सबसे छोटा क्या रहेगा? शब्द रहेगा, शब्द से छोटा नहीं होगा। तो ये हमने आप यहाँ पर क्या देखा है, ये इतनी महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं हमने उन्हें अध्ययन कर लिया। अब हम सीधे सीधे चलेंगे स्वर पर कि आखिर स्वर कौन कौन से होते हैं और उनका विभाजन कैसे किया जाता है।